हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू सोशियोलॉजी क्लास। मैं हूँ श्रेया, आपकी सोशियोलॉजी मेंटर, और हम डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एंटायर फॉर्मेट अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम और उसकी डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, और अपने जस्ट लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 1 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, and do not forget to like and subscribe the channel। लर्न करो क्लास 11 एंड 12, और आज हम सेक्शन बी ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो सेक्शन बी में भी आपको ओवरऑल 24 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से आपको कोई भी 20 अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो, जिनमें आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, भूल गए हो। आप अपनी ये जो 4 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, इनकी चॉइस को वाइजली यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25। Scholars have shown that inequalities between men and women are dash rather than dash। अब ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है मैन और वुमेन के बीच में, स्कॉलर्स क्या बताते हैं कि ये कैसी है। इज इट नेचुरल rather than social? इज इट social rather than natural? इज इट डिजायरेबल rather than undesirable? या फिर ये इकोनॉमिक है rather than racial? तो ये इकोनॉमिक तो नहीं है, डेफिनेटली आपको पता है, तो ये आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये डिजायरेबल है, यानी कि क्या ये होना चाहिए सोसाइटी में? डेफिनेटली नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कि क्या ये सोशल है, यानी कि ये सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है, ना कि नेचुरल है। तो हाँ, ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या ये नेचुरल है और ना कि ये सोशल है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा करेक्ट आंसर है बी, कि ये सब सोशल है, सोसाइटी में प्रिवेलिंग नॉर्म्स की वजह से है, ना कि नेचुरल है। ऑलराइट, सो 25 का आंसर हो गया बी, सोशल रादर देन नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लो चाइल्ड सेक्स रेशियो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। लो चाइल्ड रेशियो का मतलब क्या होता है? लो चाइल्ड रेशियो का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। कौन सी एज ग्रुप में? 0 to 6 ईयर्स, ठीक है। तो अब कौन कौन से रीजन इसको कोलैबोरेट नहीं करता है? ऑलराइट, कैन नॉट बोला है। अगर आप इसे कैन पढ़ लोगे तो आप गलत आंसर कर दोगे, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ें कि उसमें बोला गया है विच इज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड। तो इलिटरेसी, इलिटरेसी तो यहाँ से कनेक्ट करता है। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल बिलीफ। सोशियो कल्चरल बिलीफ भी कनेक्ट करता है, क्योंकि इसकी वजह से प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड होती है, इट लीड्स टू लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी इससे रिलेट करता है, क्योंकि लोगों में प्रिवेलिंग नॉर्म क्या है कि अगर उनके पास मेल चाइल्ड होगा तो वो एक और अर्निंग मेंबर होगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस फॉर गर्ल चाइल्ड। तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड प्रिवेलिंग है हमारी सोसाइटी में, और अगर प्रेफरेंस फॉर गर्ल चाइल्ड होता तो फिर लो चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा ही होता। तो हमारा आंसर हमें मिल गया यहाँ पे 26 का आंसर है प्रेफरेंस फॉर गर्ल चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। सो 26 का है डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। The city offers anonymity, which is an important reason for rural to urban migration. Who enjoys this anonymity? अब जब माइग्रेशन होता है तो लोग रूरल से अर्बन एरियाज में जाते हैं इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, अपना बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करने के लिए। तो अब बोल रहे हैं कि वहां पे जो है अनोनिमिटी होती है, यानी कि गुमनामी होती है, लोग एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते हैं। अब ये अनोनिमिटी कौन एंजॉय करता है? 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोशली डोमिनेंट रूरल ग्रुप्स, सेकंड है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, थर्ड है वुमेन, एंड फोर्थ है चिल्ड्रन। अब ये 4 ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हमें बाद में दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट्स ले सकते हो आप। अब आपको चूज करना है इसमें से कौन कौन एंजॉय करता है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, या फर्स्ट एंड थर्ड। अब आप बताओ कि ये जो माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन अनोनिमिटी वाला, कौन एंजॉय करता है? तो जो बहुत ज्यादा सप्रेस्ड रहा होगा रूरल एरिया में वो एंजॉय करेगा। अब रूरल एरिया में क्या होता है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो कास्ट बेस्ड ज्यादा मानी जाती है, तो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोशली डोमिनेंट रूरल ग्रुप ये वहां जाके अर्बन एरिया में इस अनोनिमिटी को एंजॉय करेंगे, तो ये एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एससीज एंड एसटीज। तो ये भी ऑप्रेस्ड क्लास और ट्राइब्स में आते हैं, इनको वहां पे ज्यादा
इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है रूरल एरियाज में, तो ये भी यहाँ पर आकर एंजॉय करेंगे ये एनोनिमिटी को, ना कि वीमेन और ना कि चिल्ड्रन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 27 का है ए हमारा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं, कास्ट सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ प्रिंसिपल। अब जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन कौन सी है वो प्रिंसिपल आपको बताना है। होलिज्म, हायरार्की एंड डिफरेंसेस एंड सेपरेशन, सेगमेंटल डिवीजन एंड हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी, या फिर प्योरिटी एंड पोल्यूशन। तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन तो हायरार्की पे बेस्ड है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट एक्सोगैमी और एंडोगैमी, ये भी हमारा आंसर नहीं है, आपको पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेगमेंटल डिवीजन एंड हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। तो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन से क्या कास्ट सिस्टम रिलेट कर रहा है यहाँ पर? क्या ये इसका प्रिंसिपल है? नहीं, ये भी नहीं है। अब कास्ट सिस्टम की दो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है आपकी चैप्टर में क्लियरली गिवन है, होलिज्म, हायरार्की एंड डिफरेंस एंड सेपरेशन। तो ये तीनों ही पॉइंट है जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं कास्ट सिस्टम की, इसलिए हमें पता चलता है कि हमारा आंसर 28 का है ए। नेक्स्ट आते हैं 29, डैश प्रोसेस इन्वॉल्व आर सिग्निफिकेंट अदर्स is important in developing a sense of community identity। अब socialization, secularization, globalization या marketization, इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है जिससे कि हम सिग्निफिकेंट होते हैं, हम एक कम्युनिटी को अगर ज्वाइन करते हैं, उसके मेंबर बनते हैं तो हमारी एक इंपॉर्टेंस बनती है। तो इसमें से कौन सा वो प्रोसेस है जो ये एक्सप्लेन करता है? सोशलाइजेशन। अब ये सारे टर्म्स जो हैं ये आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो मार्केटाइजेशन बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन भी नहीं कर रहा है, सेक्युलराइजेशन में तो अलग हो जाते हैं ना, तो इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट थोड़ा ही हो रही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप सोसाइटी में मिक्सअप कर जाते हो, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो, तो क्या होता है? सोशलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व आर सिग्निफिकेंट अदर्स is an important in developing a sense of community identity। आप उस आइडेंटिटी से अब और सिग्निफिकेंट हो जाते हो। तो 29 का है ए, सोशलाइजेशन। ऑलराइट, 28 का ए और 29 का ई हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब है असर्शन रीजनिंग टाइम। अब असर्शन क्या है? द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन owed a lot to demography। ऑलराइट, तो ये सही है कि डेमोग्राफिक डेटा की वजह से सोशियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन की वजह से इमर्ज हुआ एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है रीजनिंग, दिस हैपेंड ड्यू टू द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स एंड द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी ट्रू है कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे, इमर्जेंस ऑफ राइज ऑफ नेशन स्टेट्स एंड द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न साइंस। इससे क्या मिला? इसको रैशनल मिला कि क्यों ये होना चाहिए। अब आपको ऑप्शन क्या गिवन है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। असर्शन को बोला है ए और रीजनिंग को बोला है आर। क्या ये दोनों ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। क्या जो ये रीजन है ये ए के लिए, असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन कभी भी आप आंसर करते हुए ऑप्शंस को देखकर जंप नहीं करेंगे, सारे ऑप्शन को आप कंसिडर करोगे। भले ही आपको लग रहा है कि आपका ए करेक्ट है, आप बाकी देखो, both A and R are true but R is not the correct explanation for A। दोनों करेक्ट है, लेकिन R से हम A का रीजन नहीं निकल रहा है, तो हमें पता चला ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, both A and R are false। दोनों को फॉल्स बताया, पर हमें तो पता है ना ट्रू है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, A is false and R is true। अब दोनों ही ट्रू है तो एक फॉल्स कैसे हो जाएगा? तो इससे आप डबल श्योर हो गए कि आपका आंसर जो आपने चूज करा है वो करेक्ट है, 30 का A है। 31 पे आ जाते हैं, when the growth rate is 0 the population is said to have reached replacement level, negative growth, positive growth या high birth rate। अब high birth rate तो बिल्कुल नहीं, आपको पता चल गया जब growth rate 0 बोला है, तो high birth rate कैसे हुआ? नहीं हुआ। अब positive growth rate कब बोलोगे आप? जब birth rate तो high है, ठीक है, birth rate आपका high है और death rate low है, तो क्या होता है? पॉजिटिव ग्रोथ होता है। इसका वाइस वर्सा होता है तो उसको हम नेगेटिव ग्रोथ रेट बोल लेंगे। अब ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट तो 0 हो रखा है। ग्रोथ रेट 0 का मतलब क्या है? जो न्यू जनरेशन है वो काउंटर कर लेगी ओल्ड जनरेशन को। तो इसमें आंसर आ गया हमारा रिप्लेसमेंट लेवल। व्हेन द ग्रोथ रेट इज 0 द पॉपुलेशन इज सेड टू हैव रीच्ड रिप्लेसमेंट लेवल। अगर आपको डायरेक्टली नहीं याद आ रहा तो जैसे मैंने आपको बताया है, अब वैसे देखो कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, हाई बर्थ रेट नहीं हो सकता क्योंकि ग्रोथ रेट 0 है। पॉजिटिव ग्रोथ रेट कब होता है? जब बर्थ रेट ज्यादा हो और डेथ रेट कम हो। इसका वाइस वर्सा आता है नेगेटिव ग्रोथ रेट में। तो आपके पास बचा ऑप्शन क्या? ए, रिप्लेसमेंट लेवल। और इसके अलावा आप किसी भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज हो जाओ ना, तो 4 आपको कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ने हैं, उनको छोड़ देना, गलत मत अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 30 का ए है और 31 का ए है। 32 है, which of the demographic indicators are not used to calculate the total fertility rate? अब टोटल फर्टिलिटी रेट आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसमें से कौन कौन से फैक्टर यूज नहीं होते हैं? ठीक है, नॉट यूज बोला है, ना कि बोला है कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो ये तो यूज होता है, हम सभी को पता है होता है, लेकिन हमें तो कौन सा नहीं है ढूंढना है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी काउंट होगा क्योंकि हम टोटल फर्टिलिटी रेट ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें तो कौन सा नहीं है चूज करना है? ये नहीं है। अब सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। तो क्या हम सेक्स रेशियो कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ मेल्स कंसिडर करेंगे जब हम टोटल फर्टिलिटी रेट फाइंड आउट कर रहे हैं? तो हम ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर ऑफ वुमेन इन द चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप्स, तो ऑफकोर्स ये तो हम कंसिडर करेंगे ही, लेकिन हमें कौन सा नहीं है ढूंढना था, तो 32 का आंसर हमें मिल गया सी, सेक्स रेशियो। 33 पे आते हैं, केरल इज बिगिनिंग टू एक्वायर एन एज स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ऑलराइट, यहाँ बोला गया है कि केरल has started to acquire an age structure like that of developed countries की तरह एज स्ट्रक्चर वहां का फॉर्म हो रहा है। Which of the following is true in this context? अब ऑप्शंस गिवन है कि ये किस वजह से हो रहा है कि केरल का जो एज स्ट्रक्चर है वो डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेट कर रहा है। तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई, क्या इस वजह से कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज से मैचअप, या फिर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, या फिर हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, या फिर लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट? अब इसके लिए आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ किससे कंपेयर करा गया है? डेवलप्ड कंट्रीज से केरल को, और बोला गया है कौन सा बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से रिलेट कर रहा है। तो ये इसमें से कौन सा एक फीचर है डेवलप्ड कंट्रीज का? तो डेवलप्ड कंट्रीज का एक फीचर एज कंट्रोल को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर क्या है? वो है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो लो बर्थ रेट कैसे मेंटेन करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज? बाय more education, by more literacy rate, and low death rate कैसे maintain होता है? By judicious use of medicines, all right, by the healthcare departments। तो इसलिए low birth rate and low death rate हमारा correct answer है developed countries से जो relate कर रहा है केरल to acquire a particular age structure। 32 का C and 33 का B हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं, a state like Tripura has the tribal share of its population half, ऑलराइट, हाफ हो गई विद इन अ सिंगल डिकेड। अब जो यहाँ पे बोला है कि त्रिपुरा के ट्राइबल्स की बात हो रही है कि यहाँ की पॉपुलेशन हाफ हो गई विद इन सिंगल डिकेड, रिड्यूसिंग देम टू अ माइनॉरिटी, और इतनी हाफ हो गई कि उन्होंने रिड्यूस करके उनको क्या बना दिया? माइनॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट? अब ये जो रीजन हुआ कि उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल हाफ हो गए, वो माइनॉरिटी बन गए, कौन सा इनमें से रीजन है जो इसको रिलेट कर रहा है? इसके पीछे का रीजन रहा होगा heavy in migration of non-tribals, accommodation of tribal identity, climate change, या फिर community based form of collective ownership। तो ये collective ownership वाली बात तो गलत है, आपको पता है कि इसकी वजह से हाफ नहीं हुआ, ना ही कोई क्लाइमेट का यहाँ पे रोल था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे हाफ हुआ। नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। अब अगर ट्राइबल आइडेंटिटी और इंक्लूड होगी तो फिर नंबर कम थोड़ी, तो ज्यादा होना चाहिए था ना, तो ये तो यहाँ पे एकदम इसका ऑपोजिट बोल दिया है। नेक्स्ट है हैवी इन माइग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल्स। अब जब उन ट्राइबल्स में माइग्रेट होके आ गए लोग जो कि नॉन ट्राइबल्स थे, वो ट्राइबल्स नहीं थे, तो इनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वहां के नेटिव्स की, वो हाफ हो गई, वो रिड्यूस हो गई, क्योंकि उसमें वहां माइग्रेंट्स मिक्स अप हो गए। ऑलराइट, तो हमें आंसर मिल गया 34 का ए, हैवी इन माइग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं असर्शन रीजन। असर्शन है संस्कृताइजेशन यूजुअली अकम्पनीज और फॉलोज अ राइज इन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कास्ट अटेम्प्टिंग इट, एंड रीजन दिया गया है अडॉप्टिंग द रिचुअल डोमेस्टिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ अ कास्ट और कास्ट ऑफ द हायर स्टेटस
raises the social status of the member of the middle or lower caste। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि सेंसिटाइजेशन क्या होता है। जब कोई लोअर कास्ट या मिडिल ग्रुप इमिटेट करता है हायर कास्ट की प्रैक्टिसेस को, उनकी ईटिंग नॉर्म्स, उनके रहने का ढंग, उनका स्टेटस, जिससे कि इनका इकोनॉमिक स्टेटस अपलिफ्ट हो सके, उसको प्रोसेस को बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। अब यहाँ बोला है कि सेंसिटाइजेशन यूजुअली अकम्पनीज और फॉलोज अ राइज इन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कास्ट अटेम्प्टिंग इट। तो फिर ये करेक्ट है, आपको पता चल गया। नेक्स्ट है, रीजन दिया गया है, अडॉप्टिंग ये प्रैक्टिसेस सो एंड सो of higher status raises the social status of the members of the middle class। तो ये भी करेक्ट है। अब असर्शन और रीजन से बेस्ड जो ऑप्शंस है वो ऐसे ही आते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट है, आपको पता है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है कि नहीं, तो आप अपने आप को ही क्वेश्चन आंसर करके देखो कि ये जो रीजन हो रहे हैं, ये जो फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, जिससे कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस अपलिफ्ट हो सके। तो यहाँ पे ये रीजन जो है इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा आंसर ए हमें लग रहा है सही हो सकता है, लेकिन हम जंप इन नहीं करेंगे, सारे ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो आर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना ए का, तो ये नहीं है, और दोनों ही ट्रू है। यहाँ पे एक को फॉल्स बोला है, तो इसलिए ये भी नहीं है। आप डबल श्योर हो गए कि 35 का ए जो आपने सोचा यही करेक्ट आंसर है। ए आर इज द करेक्ट रीजन फॉर असर्शन। ऑलराइट, 35 का ए हो गया। नेक्स्ट जाते हैं 36। अमंग द खासीज द फैमिली इज। अब खासीज कौन थे, कहाँ की फैमिली थी, याद करो आप। इट बिलोंग टू मेघालय। आपने बुक में हेडिंग पढ़ी थी क्या, खासी मेट्रिलिनियल फैमिली, याद आया? ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइडेड है, पैट्रीलोकल, बैट्रीलोकल, एविट्रीलोकल या फिर नियोलोकल। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, जैसे मैंने अभी बताया, क्या हेडिंग गिवन है बुक में, खासीज मेट्रिलिनियल फैमिली। मेट्रिलिनियल का मतलब क्या होता है, मदर के साइड की लीनिएज को फॉलो करने वाले। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है मैट्री लोकल, तो आपको डायरेक्टली पता चल गया यहाँ पे हमारा मदर के साइड वाला फॉलो होएगा। तो आपका आंसर आपको मिल गया 36 का बी। अब कुछ कुछ चीजें ना आपको याद रहनी चाहिए ऐसे, क्योंकि मदर रिलेटेड था तो फादर वाला नहीं है, न्यू वाला नहीं है, और अमेरिकी लोकल भी नहीं है। आपको मिल गया आपका आंसर 36 का बी। 37 पे आते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, पूछा है ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स कौन सा है। फॉर द खासी ट्राइब, दोबारा से खासी ट्राइब से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको। क्या क्वेश्चन पूछा है, खासी मेट्रिलिनी जनरेट इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट फॉर मेन, या फिर women possesses only token authority in Khasi society, men are more adversely affected than the women by the conflict among Khasis, या फिर the system is weighted in favor of male matrikin rather than male patrikin। तो अब आप याद करो, आपने क्या पढ़ा था खासी से रिलेटेड, खासी मेट्रिलिनी जनरेट इंटेंस रोल फॉर कंफ्लिक्ट फॉर मैन। तो ये तो करेक्ट है, ऐसा होता है क्योंकि जो इसमें फादर साइड है उसकी जो आधी जिम्मेदारी होती है वो अपनी वाइफ के लिए होती है और आधी जिम्मेदारी अपनी सिस्टर के लिए भी होती है, तो रोल इंटेंस हो गया। लेकिन हमें कौन सा रॉन्ग है ढूंढना है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, विमेन possesses only token authority in खासी सोसाइटी। अब यहाँ पे मेट्रिलिनी तो होती है, जो प्रॉपर्टी है वो तो मदर, जो भी कपल की है उसमें से जो उनकी चाइल्ड होगी, जो डॉटर होगी, वो जो प्रॉपर्टी है वो उस डॉटर को चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो प्रॉपर्टी जाएगी उसके नाम, लेकिन जो एक्चुअल रोल प्ले करेंगे डिसीजन मेकिंग का वो मेल ही करते हैं, इसलिए विमेन possesses only token authority। तो ये करेक्ट है, लेकिन हमें फॉल्स वाला ढूंढना था, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट आता है, men are more adversely affected than the women by the conflict among Khasis। तो क्या ये करेक्ट है, are men more adversely affected than women? नहीं, women are more adversely affected। ठीक है, तो men are more adversely। अच्छा, हमें रॉन्ग वाला ही तो ढूंढना था ना, तो हमने बोला कि ये नहीं है, तो फिर एक्चुअली तो ये नहीं होता, लेकिन हमें फॉल्स ही ढूंढना है, तो हमारा आंसर ये हो सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन भी पढ़ ले रही, द सिस्टम इज वेटेड इन फेवर ऑफ मेल मेट्रिकिन rather than मेल पेट्रिकिन। तो ये भी रॉन्ग है, हमें पता चल गया। तो फिर हमारा ये आंसर नहीं है, हमें आंसर मिल गया 37 का, हमारा आंसर है सी। ऑलराइट, क्योंकि हमें फॉल्स वाला ढूंढना था। तो 36 का है ए और 37 का सी। नेक्स्ट आते हैं 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। दोबारा से नॉट ट्रू पूछा गया है। हमेशा आप देख रहे हो एक ट्विस्ट दिया गया है क्वेश्चन में, विच इज नॉट ट्रू, विच इज इनकरेक्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो इसलिए क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, ट्रू पूछ रहा है कि नॉट ट्रू पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है कि ट्रू पूछ रहा है।
about the intervention of colonial state and its impact on the institution of caste. अब colonialism याद कर लो, ब्रिटिशर्स इंडिया आए, यहाँ पे फोर्सिबली अपना रूल स्टैब्लिश करा, इसका क्या इफेक्ट हुआ कास्टिज्म पे. Land revenue settlements and related arrangements and law gave legal recognition to the customary caste-based right of the upper caste. तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन हमें ढूंढना है विच इज नॉट ट्रू, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट आ जाते हैं, लार्ज स्केल इरिगेशन स्कीम्स लाइक द वंस इन द पंजाब वर अकम्पेनिड बाय एफर्ट्स टू सेटल पॉपुलेशन देयर एंड दीज also had a caste dimension. तो ऐसा भी हुआ था, बहुत सारी न्यू इरिगेशन फैसिलिटी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की प्रोवाइड करी गई थी, लेकिन हमें ढूंढना है कौन सा नहीं था, तो ये हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट, colonial state did not work for the welfare of downtrodden. क्या colonial state ने कोई भी काम नहीं किया था for the welfare of downtrodden? तो फिर किया था, उन्होंने अलग से एनलिस्ट किया था एसटीज और एसटीज को, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, तो इसलिए ऐसा ये हमारा आंसर हो सकता है. नेक्स्ट है, डायरेक्ट अटेम्प्ट टू काउंट कास्ट एंड ऑफिशियली रिकॉर्ड कास्ट स्टेटस चेंज द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ. तो इसके लिए सर्वे करे थे जिससे कि कास्ट सिस्टम जो इंडिया में प्रिवेलिंग था, ब्रिटिशर्स उसको अच्छे से समझ पाए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. इससे हमें पता चल गया 38 का है सी हमारा आंसर, बिकॉज एनलिस्ट करा गया था एससीज और एसटी को बाय कॉलोनियलिज्म. सो 38 का सी हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट पे आते हैं 39. सोवियत यूनियन एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड दैट द पीपल्स इट गवर्न्ड वर ऑफ डिफरेंट नेशन. सोवियत यूनियन ने क्या रिकॉग्नाइज करा कि जहाँ पे वो अपना रूल स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिस एरिया में, वहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग नेशनैलिटी के हैं, जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ द नॉन रेजिडेंट जमाइकन्स exceeds that of resident. नॉन रेजिडेंट ज्यादा है rather than resident जमाइकन्स. एंड आगे क्या बोला है, जूइश अमेरिकन्स में भी सिटीजन्स ऑफ इजराइल, वो इजराइल के भी सिटीजन हो सकते हैं एज वेल एज यूएसए के भी हो सकते हैं. तो दो नेशनैलिटी आ गई यहाँ पर. विच ऑफ द फॉलोइंग डू द गिवन एग्जाम्पल सिग्निफाई. अब ये जो एग्जाम्पल है ये क्या सिग्निफाई करता है यहाँ पे, कि नेशंस आर इजी टू डिफाइन एंड हार्ड टू डिस्क्राइब. कि नेशंस को हम डिफाइन तो इजिली कर सकते हैं लेकिन डिस्क्राइब नहीं कर सकते. डिस्क्राइब ही तो कराया ना यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट है, स्टेट्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन. क्या स्टेट्स डिफिकल्ट होते हैं डिफाइन करने को? हम इसे डाउटफुल में रखते हैं. नेक्स्ट आते हैं, नेशन आर इजी टू डिस्क्राइब एंड हार्ड टू डिफाइन. ये भी हम डाउटफुल में रखते हैं. नेक्स्ट आता है, स्टेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब. क्या स्टेट्स को डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता? तो डिस्क्राइब तो किया जा सकता है, तो ये तो नहीं है. अब बचे दो ऑप्शन, आप इसमें से बेस्ट सूटेड ढूंढो कौन सा है आपके क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ. नेशन आर इजी टू डिस्क्राइब. डिस्क्राइब तो कर सकते हैं लेकिन उनको हम बहुत शॉर्ट एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए 39 का हमारा आंसर हो जाएगा सी. ऑलराइट, बी हम नहीं कंसीडर करेंगे, दैट स्टेट्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन. तो 39 का आपका आंसर हो गया सी. आगे बढ़ते हैं, असर्शन एंड रीजन. असर्शन है, मोस्ट स्टेट्स फियर्ड, बहुत सारे स्टेट को डर लगता था, दैट द रिकॉग्निशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि उनके एरिया में अगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर डाइवर्सिटी के लोग रहेंगे और वो अगर सबको इंपॉर्टेंस देंगे, would lead to social fragmentation and will lead to social fragmentation and prevent the creation of a harmonious society. तो ऐसा थॉट प्रिवेल करता था. रीजन है, accommodating these different is not a challenging. अब आपको पता चल रहा है रीजन, आप दोबारा से पढ़ो एक बार. accommodating these differences, ये कल्चरल डाइवर्सिटी वाला डिफरेंस अकोमोडेट करने की जो प्रोसेस है पूरा बोला है, इट इज नॉट चैलेंजिंग. की चैलेंजिंग नहीं है, डेफिनेटली ये तो चैलेंजिंग टास्क है ना. तो ये हमें पता चल रहा है कि भाई ये फॉल्स है, जो रीजन वाला है ना ये फॉल्स है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड सो एंड सो, तो ये आर तो हमारा फॉल्स है, तो हमारा आंसर ए नहीं है. बोथ ए एंड आर ट्रू, दोबारा आर को ट्रू बोला है, तो ये भी हमारा नहीं है. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. हाँ, आर तो फॉल्स है, लेकिन जंप इन नहीं करना है आंसर चूज करने में, सारे ऑप्शन कंसिडर करने हैं. ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. आर तो भैया फॉल्स है, हमें पहले ही पता चल गया. तो ठीक है, 40 का आंसर आपको सी पता चल गया. ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो रिलेशन होने की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे जब आर फॉल्स है. तो 40 का आंसर आपको मिल गया सी. नेक्स्ट पे आते हैं, पारसीज और सिख्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनोमलस माइनॉरिटी ग्रुप्स बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. पारसीज और सिख्स जो है एक एग्जाम्पल है एनोमलस माइनॉरिटी के बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. इसके पीछे रीजन क्या है? दैट दे आर रिलीजियस माइनॉरिटीज. क्या ये दोनों रिलीजियस माइनॉरिटीज है? हाँ है. एंड
इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, तो ये भी इसके लिए ट्रू है। तो हमें आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ये कंसिडरेबल लग रहा है। बी देखते हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकली वल्नरेबल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमें पता चल गया कि ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, दे डू नॉट नीड एनी स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ देयर डेमोग्राफिक डोमिनेंस, क्या उनके डेमोग्राफिक डोमिनेंस की वजह से उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ये बोल रहे हैं, तो फिर ऐसा भी नहीं है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, दे डू नॉट फेस एनी रिस्क फ्रॉम मेजॉरिटी कम्युनिटी, ये भी हमारा फॉल्स है। इसमें बहुत इजी ऑप्शंस गिवन थे, इसे बहुत क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर पाए दैट दे आर रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिकली वेल ऑफ। ऑलराइट, पार्सीज और सिक्स के बारे में ये बात की गई थी। तो 41 का आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट 42 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दोबारा से देखो आप, यहाँ बोला है नॉट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर जनरेटिंग प्लूरैलिटी ऑफ ग्रुप्स, प्लूरैलिटी सजेस्ट करने के लिए, उसमें बढ़ावा देने के लिए इसमें से कौन सा वर्क नहीं करता। लार्ज स्केल माइग्रेशन, मतलब लोगों का मोबिलाइजेशन, क्या ये प्लूरैलिटी को बढ़ावा नहीं देता? देता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है मॉडर्न कैपिटलिज्म, क्या मॉडर्न कैपिटलिज्म की वजह से प्लूरैलिटी को बढ़ावा नहीं मिलता है? मिलता है, कैपिटलिस्ट का तो मतलब ही यही होता है। नेक्स्ट है कोलोनियलिज्म, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे फोर्सिबली रूल स्टैब्लिश करती है, उस प्रोसेस को कोलोनियलिज्म बोलते हैं। क्या ये प्लूरैलिटी को बढ़ावा दे रहा है? ऑब्वियसली एक अलग कम्युनिटी थी और दूसरी ने उसमें आके स्टैब्लिश कर लिया अपना रूल, तो प्लूरैलिटी को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। अब असिमिलेशन और इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? आप एक ग्रुप है उसमें जाके इन्वॉल्व हो जाओ, आप उसके एक मेंबर बन जाओ, होमोजेनस हो जाओ, तो इसमें क्या हो रहा है? प्लूरैलिटी को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे होमोजेनिटी मेंटेन हो गई, तो इसलिए आपका आंसर हो गया 42 का डी, असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। 43 पे आते हैं, चूज द इनकरेक्ट, दोबारा से इनकरेक्ट पूछा गया है, नॉट ट्रू पूछा गया है। आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बेसिकली आए कहां से हैं, जो आपकी बुक में मेन टेक्स्ट के अलावा चार्ट्स, फिगर्स या बॉक्सेस गिवन है ना, उनसे भी क्वेश्चंस उठकर आए हैं, इसलिए उन पर भी ध्यान दीजिएगा जब अब आप अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करोगे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और क्वेश्चंस जब आएंगे उनको 2 बार जरूर पढ़ना है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, प्रेजेंट पूछा है, एब्सेंट पूछा है, ठीक है, इस तरह के ट्विस्ट है। So choose the incorrect statement about the communalism. कम्युनिज्म में कम्युनलिज्म से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट कौन सा ट्रू नहीं है ढूंढना है, तो आप इसका ऑपोजिट क्या कर सकते हो, कौन कौन सा ट्रू है ढूंढ लो। ऑलराइट, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो कम्युनलिज्म इज अबाउट पॉलिटिक्स एंड नॉट अबाउट रिलीजन, क्या कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स से रिलेट करता है ना कि रिलीजन से? ऑलराइट, नेक्स्ट है इट कल्टिवेट्स द एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी, तो ये भी ट्रू है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट वाला ढूंढना था ना, तो ये दोनों होते हैं बट हमारे आंसर नहीं है ये। देन है इट इज अ रिकरेंट सोर्स ऑफ टेंशन एंड वायलेंस, तो ये भी होता है कम्युनिज्म में, लेकिन हमें कौन सा नहीं है ढूंढना है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब एक तो आपको इससे ही आंसर पता चल रहा है कि जब फर्स्ट 3 नहीं है तो लास्ट वाला होगा, लेकिन आप उसको भी पढ़ो, चेक करके देखो क्या आप श्योर हो जो आपने आंसर चूज करा है या जो बचा है आपके पास वही आपका आंसर है। अ कम्युनलिस्ट इज ऑलवेज अ डिवोट पर्सन, अ कम्युनलिस्ट हमेशा एक धार्मिक पर्सन ही होता है, तो ये फॉल्स है, हमें फॉल्स ही तो ढूंढना था। तो 2 तरीकों से आपको आपका करेक्ट आंसर मिला, एक तो इससे कि आप फर्स्ट 3 वाले रॉन्ग है, मतलब आइडियली तो राइट है लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, और दोबारा से आप इसको यहाँ पे प्लेस करके देखो क्या ये करेक्ट है, दैट कम्युनलिस्ट इज ऑलवेज अ धार्मिक पर्सन, तो ये आपका फॉल्स हो जाता है। आपको मिल गया आंसर 42 का डी और 43 का डी। ऑलराइट, 44 पे आ जाते हैं, असर्शन गिवन है रिचुअली हाईएस्ट कास्ट द ब्राह्मण्स वर सबऑर्डिनेट। अब रिचुअली हाईएस्ट कास्ट जो ब्राह्मण्स होते हैं, दे वर सबऑर्डिनेट टू हूम? दे वर सबऑर्डिनेट टू द सेक्युलर पावर ऑफ किंग्स, जो कि रूलर्स हुआ करते थे, या फिर जो डोमिनेंट कास्ट है क्षत्रियास उनके, ये असर्शन है। और रीजन गिवन है इन स्ट्रिक्ट स्क्रिप्चुअल टर्म्स ब्राह्मण्स वर नॉट सपोज्ड टू अमास अ वेल्थ। अब अमास अ वेल्थ का क्या मतलब है, इसमें बोला है कि हमारे जो स्क्रिप्चुअल टर्म्स हैं उसमें क्लियरली गिवन है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो अब असर्शन भी करेक्ट है, यहाँ आपको पता चल गया कि ऐसा होता था कि रिचुअली तो ब्राह्मण्स हायर कास्ट होते थे, लेकिन वो किसके सबऑर्डिनेट होते थे? रूलर्स, किंग्स के, या फिर जो डोमिनेंट कास्ट क्षत्रियास थे उनके। और रीजन इसमें गिवन है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में स्ट्रिक्टली गिवन है कि जो ब्राह्मण्स है वो अमास वेल्थ यानी कि
वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ ओन नहीं कर सकते. सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. क्या इस वजह से ऐसा होता था? तो हाँ, इसी वजह से ऐसा होता था. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना ए का, तो आपका बी नहीं है. नेक्स्ट, अब दोनों ही ट्रू है, एक तो फॉल्स होने की बात ही नहीं आती यहाँ पे, तो आंसर मिल गया 44 का आपको ए. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी और इंसल्टिंग बिहेवियर. डिस्क्रिमिनेटरी और इंसल्टिंग बिहेवियर प्रोड्यूसेस अ रिएक्शन. ये रिजल्टेड एक रिएक्शन देता है ऑन द पार्ट ऑफ एक्सक्लूडेड who then stop trying for inclusion. अब ये फोर्सिबली क्या करता है, क्या जनरेट करता है? एक्सक्लूजन जनरेट करता है rather than inclusion, क्योंकि इतने टाइम से प्रोलॉन्ग क्या हो रहा है, ह्यूमिलेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी को डाउन ट्रॉडन दिखाया जा रहा है. इन दिस कंटेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको इसमें बोलना है कि इनकरेक्ट कौन सा है. दलित्स में बिल्ड देयर ओन टेम्पल. अब जब किसी को इतने टाइम से प्रताड़ित करा जाएगा, उनको बहुत डाउन दिखाया जाएगा, उनको सबसे ज्यादा लोअर स्टेटस दिया जाएगा, तो इसका क्या क्या रीजन इसमें बोला है? इन दिस कंटेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट. आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, कौन सा ट्रू नहीं है. तो इसके रिएक्शन में क्या कर सकते हैं ये लोग? दलित में बिल्ड देयर ओन टेम्पल, वो अपने अलग टेम्पल बना ले, क्योंकि उनको टेम्पल्स में नहीं एंटर करने दिया जा सकता. तो फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें तो रॉन्ग वाला ढूंढना है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट है कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन. अब जिस रिलीजन में वो एंटर करना चाह रहे हैं उसमें उनको एंटर नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें बोला जा रहा है डाउन ट्रॉडन, उनको डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होने की ट्राई करेंगे, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट है सोशल इंक्लूजन इज वॉलेंटरी. वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? चूज करा गया, जिसको चूज करा गया हो. तो क्या ये जो सोशल एक्सक्लूजन, उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड करने का जो पूरा सिस्टम है, क्या ये दलित ने खुद चूज करा है? क्या ये वॉलेंट्री है? नहीं, ये तो इनफोर्सेबल है ना, तो मतलब ये इनवॉलेंट्री है. तो ये हमारा आंसर हम कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट है दे मे नो लॉन्गर डिजायर टू बी इंक्लूडेड इन द हिंदू टेम्पल और रिलीजियस इवेंट्स. अब जब इतने टाइम से उनको इंक्लूड करा ही नहीं जा रहा है, तो वो ये छोड़ देंगे कि वो, अब वो क्या मान लेंगे कि वो एंटर होना ही नहीं चाहते और वो ये बिलीव फॉलो ही नहीं करना चाहते. तो ये हो सकता है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना था. तो इस तरह से आपको पता चला कि 45 का सी आपका करेक्ट आंसर है. 45 का सी. नेक्स्ट पे आते हैं 46. द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 शुड हैव मेड द लाइफ इजियर फॉर आदिवासीज. अब जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तो इसके बाद आदिवासीज की जो लाइफ है वो तो और इजियर हो जानी चाहिए थी. बट दिस वाज नॉट द केस. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दिस इज बिकॉज ऑफ रीजन गिवन है. इसमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ? तो ऑप्शंस गिवन है, इनमें से किसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ? इंटरनल कोलोनियलिज्म, ब्रिटिश रूल, इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स, लैक ऑफ यूनिटी अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स. अब ये जो यूनिटी है ना, ये तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट या मेन फीचर था, तो फिर ये तो आपका आंसर नहीं है. नेक्स्ट है क्या वो इनकॉम्पिटेंट थे? तो ऐसा भी नहीं है, देवर वेल कॉम्पिटेंट. नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल तो हट गया था ना, तभी तो इंडिपेंडेंट हुआ है इंडिया, तो ये भी आंसर नहीं है. बचा इंटरनल कोलोनियलिज्म. अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरनल कोलोनियलिज्म का मतलब नहीं पता, आप भूल गए, तो आपको पता चला क्या कि अब ये बाकी जो 3 ऑप्शन है ये तो रॉन्ग है ही ना, तो इससे आप अपना आंसर चूज कर लोगे ए, इंटरनल कोलोनियलिज्म. ऑलराइट. और 24 में से वैसे भी 20 अटेम्प्ट करने थे, कोई भी 4 आपको छोड़ने हैं. जिनमें डाउट हो, जिसमें डिफिकल्टी हो या भूल गए उस टाइम पे, उसको छोड़ देना. नेक्स्ट आता है 47. स्टेट एक्शन अलोन कैन नॉट इंश्योर द सोशल चेंज फॉर द दलित. अब स्टेट एक्शन अलोन नहीं चेंज ला सकते सिचुएशन में दलित की. देयर आर मेनी अदर वेज टू ब्रिंग. और बहुत सारे वेज हैं, तरीके हैं जिनसे ये चेंज लाया जा सकता है. अबाउट द सोशल चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इज, दोबारा से देखिए, नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा है. नॉट करेक्ट ऑप्शन इन दिस कंटेक्स्ट. इसमें से कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है? तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का तो यूज आता है अगर आपको दलित की जो कंडीशन है उसे अपलिफ्ट करना है, तो इसलिए ये आंसर नहीं है. नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर में आप इसके बारे में डालो जिससे लोगों को पता चल पाए, तो इससे क्या अपलिफ्टमेंट में वर्क होगा, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट है पीपल्स मूवमेंट्स. अब मूवमेंट्स होते हैं, उसी वजह से तो जो है एक तरफ का थॉट प्रोसेस दूसरी तरफ पहुंचता है और लोगों को पता चलता है, जागरूकता फैलती है. तो ये आइडियली होता है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो ये नहीं है.
डी है लेजिस्लेशन ओनली, तो क्या सिर्फ एक रूल बना दिया जाए बाय लेजिस्लेशन ओनली और इससे ही अपलिफ्टमेंट हो जाएगा दलित का? तो ये आंसर हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनली गिवन है, सिर्फ इसकी वजह से नहीं होगा और हमें इनकरेक्टली ढूंढना था। तो हमारा 47 का आंसर हमें मिल गया डी, 46 का ए और 47 का डी। 48 पे आ जाते हैं। अ साउथ अमेरिकन प्रोवर्ब से, अब एक साउथ अमेरिकन प्रोवर्ब आपको गिवन है, इफ हार्ड लेबर वर रियली सच अ गुड थिंग, अगर कड़ी मेहनत सच्ची में एक बहुत अच्छी चीज होती, द रिच वुड कीप इट ऑल फॉर देमसेल्व्स, तो जितने अमीर लोग हैं, जितने रिच पीपल हैं, वो सारा का सारा हार्डवर्क अपने लिए रखते और 7 से ज्यादा हार्डवर्क वो खुद करते अगर हार्डवर्क कितनी ही अच्छी चीज होती तो। लेकिन आइडियली क्या होता है, जो सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है, सबसे ज्यादा हार्डवर्क तो वो लोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं, व्हाट डज दिस प्रोवर्ब इम्प्लाई, अब ये प्रोवर्ब क्या इम्प्लाई करता है? प्रेजेंस ऑफ सोशल इंक्लूजन, क्या प्रेजेंस ऑफ सोशल इंक्लूजन ये सिग्निफाई कर रहा है कि सब लोग साथ में है, इंक्लूडेड है? तो नहीं कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ इक्वालिटी, क्या सब इक्वल है इस वजह से ये प्रोवर्ब दिया गया है? तो इस वजह से भी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो डेफिनेटली ये एक सोशल स्ट्रेटा दिखा रहा है, सोशल लेडर जो बताया गया था, लोअर और हायर कास्ट में जो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ होमोजेनिसिटी, तो होमोजेनिटी भी नहीं दिखा रहा है, आपको मिल गया 48 का आपका आंसर है सी, प्रेजेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रेटा अकॉर्डिंग टू कास्ट प्रिवेल करता है, ये उसे सिग्निफाई करता है। तो 48 का आंसर मिल गया आपको सी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन बी आपकी सोशियोलॉजी के सैंपल क्वेश्चन पेपर का। आई होप डेफिनेटली ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। Still, if you have any doubts, any queries, you can definitely ask me in the comment section below. In the next session, we will start from section C onwards, question number 49 से last question number 60 तक हम solve करेंगे। Learn करोगे premium subscription से, you can attend live classes from anywhere, anytime. नोट्स की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। You can also analyze your own performance as you will get personalized students report. इससे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं कभी भी कहीं से भी, एंड यू मे ऑल्सो अटेंड लाइव टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड क्विजेस। डाउनलोड कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। Now I shall take a leave and I'll meet you in the next session. Till that time, stay safe, keep studying. All the best. Bye bye.